बजट अड्डा में आपका स्वागत है। बजट 2017 के ऐलान के पहले इसकी तारीख आगे बढ़ाने की मांग विपक्ष ने जोर शोर से उठाई। उसे डर था कि बजट में सरकार कुछ ऐसा कर सकती है जो 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में फायदा दिलाए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने स्पीच में ऐसे किसी भी राज्य का जिक्र नहीं किया जहां चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन क्या जेटली जी ने अपने पार्टी को चुनाव प्रचार में काफी कुछ कहने के लिए दिया है? जवाब है हां। आज राहुल गांधी के लिए भी ये कहना शायद मुश्किल होगा कि ये सरकार सूट बूट की सरकार है। वित्त मंत्री ने अपने बजट ऐलान में साफ कर दिया कि सरकार की प्राथमिकता गांव, किसान और गरीब है। अब ये अलग सवाल है कि बजट ऐलानों से इन तबकों का कितना भला होगा। इसलिए आज हम बजट अड्डा में पूछ रहे हैं कि ये बजट कितना राजनीतिक रहा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक मेगा पैनल जुड़ा है। बीजेपी के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे से बात करेंगे। कांग्रेस के महासचिव डॉक्टर सीपी जोशी हमारे साथ हैं। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ेंगे। हीरानंदानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर निरंजन हीरानंदानी से बात होगी। जेनपैक के फाउंडर प्रमोद भसीन हमारे साथ हैं। द वायर.in के फाउंडिंग एडिटर एम.के. वेणु अपना एनालिसिस देंगे और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे बीजू जनता दल के सांसद जय पांडा। और इस डिबेट में मेरे साथ हैं आज सीएनबीसी आवाज के प्रबंध संपादक आलोक जोशी। आलोक जी, क्या ये एनालिसिस सही है? चुनावी बजट है या नहीं? ये सवाल पूछा जाता रहेगा और इस सवाल का जवाब शायद चुनाव के बाद मिलेगा कि ये चुनावी बजट है या नहीं। पहली नजर में देखने पे ये चुनावी बजट बिल्कुल नहीं लगता है और मैं इसलिए पहला सवाल लेके जाना चाहता हूं डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे के साथ। विनय जी, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश का वोटर मानिए मुझे, और बताइए इस बजट के बाद आप मुझे क्या कहेंगे, इस बजट ने मुझे क्या दिया? मैं मानता हूं कि ये बजट सबसे अहम बात ये है, क्योंकि कई पत्रकारों के द्वारा ये कहा जा रहा है, कई लोगों ने मुझे भी पूछा कि इसमें ऐसी बिग बैंग आइडिया कौन सी है। मैं मानता हूं कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण बिग बैंग आइडिया ये है कि ये समाज के सारे तबकों को स्पर्श करने वाला है। जो इम्प्लीमेंटेशन की निटी-ग्रिटी होती है, जिसको नट्स एंड बोल्ट्स कहते हैं, उसके ऊपर प्रकाश डालने वाला है और समाज में जो एक बहुत बड़ी संख्या में एस्पिरेशनल क्लास इमर्ज हुआ है, जिसका उदय हुआ है, उसकी जो आशा है, उसकी जो आकांक्षा है, उसके लिए एक अवसरों का आसमान इसने खुला कर दिया है। और उस दृष्टि से देखा जाए तो इसमें वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। मैं एक एक वर्ग की बात को अगर ले लूं, जैसे हम छात्रों के संदर्भ में कहें कि मतलब माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी इनोवेशन के माध्यम से क्या कुछ किया जा सकता है, या फिर जिसको हम कहेंगे कि आउटकम बेस्ड लर्निंग। आज हमारे यहाँ कई बार ये सर्वेक्षण आए कि 7वीं 8वीं कक्षा का छात्र भी गणित नहीं कर सकता या स्पेलिंग ठीक से बराबर उसको नहीं आता। तो आउटकम बेस्ड लर्निंग की बात पर अभी ये निटिग्रिटी की बात है। आज किसी बजट में इतना डिटेल में जाकर किसी ने कहा नहीं। आप जो कह रहे हैं इससे मैं समझ रहा हूं कि आप आश्वस्त हैं कि आपके पास उत्तर प्रदेश के वोटर को समझाने के लिए काफी कुछ मसाला है इस बजट में। लेकिन अब एक सवाल और है आपसे ही, पहले मैं और किसी से पूछूं, इससे पहले आपसे पूछूंगा, ऐसा क्या है जो आप इस बजट में देखना चाहते थे और आपको देखने को नहीं मिला? ऐसा है कि मन में तो काफी कुछ चीजें होती है कि ये भी हो, वो भी हो, फला भी हो, ढिकना भी हो, और सारी चीजें होती नहीं। मैं कोई किसी एक विशिष्ट वस्तु को पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगा, मगर मैं मुंबई से आता हूं तो मुंबई की समस्याएं, हमारे लोकल ट्रेन की समस्याएं, ऐसे कई विषय हो सकते हैं कि शायद लोगों की अपेक्षाओं के अंदाज से शायद कुछ कम रहे होंगे। मगर कुल मिलाकर अगर इन टोटलिटी में इसकी तरफ देखूं तो मैं मानता हूं कि चाहे रेल यात्री हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारा सेना में भर्ती जवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली महिलाएं हो, इन सबकी आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति के लिए ये बजट एक अवसरों का, मैं मानता हूं कि एक बड़ा और एक आसमान खोलने वाला, एक अवकाश, एक स्पेस देने वाला एक बजट है। उस दृष्टि से इसकी ओर देखा जाना चाहिए। डॉक्टर सीपी जोशी, क्या जो सारी आशंकाएं थी और आपकी पार्टी भी काफी आशंकाएं थी कि बजट का ऐलान चुनावों से पहले नहीं होना चाहिए, क्या वो अब मिट गई है? क्या अब कोई डर नहीं है? क्योंकि आप देखिए इस बजट में रूरल स्पेंड्स पर एलोकेशन
किस कदर बढ़ा है। मनरेगा में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक पैसा डाला गया है, हर तबके के लिए बहुत पुश दिया गया है। एससी के लिए जो स्कीम्स है वहां पर 35% एलोकेशन बढ़ा दी गई है। इस सब का क्या परिणाम आप देखते हैं? ये बजट अपराध बोझ से बनाया हुआ बजट है। नोटबंदी के कारण इस देश में जो आर्थिक स्थिति पैदा की, इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम करने वाले हजारों हमारे भाई थे, उनको जो तकलीफ हुई, उसको मलहम लगाने के लिए इन्होंने गिल्ट में ये बजट पेश किया है। आपको ध्यान होगा कि हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने इस सरकार पर सूट बूट की सरकार का आरोप लगाया था। उस सूट बूट की सरकार के आरोप से अपने को बचने के लिए इन्होंने इस तरह का बजट प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि ये गरीब का पक्ष का है, ये वनरेबल सेक्शन के पक्ष का है। लेकिन हकीकत ये बजट नोटबंदी से जो लोगों की तकलीफ है उनको थोड़ा बहुत रिलीफ देने की कोशिश करने का बजट है। इसे अपराध बोझ से बना हुआ बजट है। तो आप मानते हैं कि अब ये सूट बूट की सरकार नहीं रही? क्या आप मानते हैं अब सूट बूट की सरकार नहीं रही? ये भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं, दो उदाहरण देना चाहता हूं मैं। स्किल डेवलपमेंट में पिछली सरकार ने 2400 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था और खर्चा हुआ 1170 करोड़ रुपए। इस नौजवान पीढ़ी के 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए स्किल डेवलपमेंट में पिछले साल का इनका परफॉर्मेंस 24 करोड़ के अगेंस्ट में केवल मात्र 1100 करोड़ रुपए ही इन्होंने खर्च किए। ये तो इनका कमिटमेंट है स्किल डेवलपमेंट के आधार पर रोजगार देने का। दूसरा इनका मुद्रा योजना के संबंध में है। मुद्रा योजना के संबंध में जो उन्होंने बड़ा पैसा कहते हैं हमने 71,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। 69,000 करोड़ रुपए तो केवल मात्र माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिया है। केवल मात्र 2,000 करोड़ रुपए इन्होंने डिस्बर्स किए हैं और उसको रिपैकेज करके मुद्रा का नाम देना चाहते हैं। इस देश में डीबीटी का काम करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इस देश में आधार के आधार पर सब्सिडी को ठीक करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इस पार्टी का कोई मौलिक विचार ही नहीं है, नीति नहीं है कि देश को आगे बढ़ाने का काम करें। 2014 में जो प्रोमिस किए थे, उस प्रोमिस को 2.5 साल में जनता पूछना चाहती है, उन प्रोमिस का क्या हुआ? उनका इस बजट में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। हाई स्पीड की ट्रेन चलाएंगे, 15 लाख डॉक्टर आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे डॉक्टर विनय? नहीं, देखिए, श्रीमान सीपी जोशी साहब ने जो कहा वो कोई अपेक्षा के विपरीत नहीं है। सामान्यतः विपक्ष को ऐसा ही बोलना पड़ता है, उनकी भी एक मजबूरी होती है, मैं समझ सकता हूं। मगर अगर हम बारीकी से देखिए, प्रधानमंत्री जी ने शुरू से कहा था सबका साथ सबका विकास, और समाज के हर वर्ग को लेकर उसको एक तरक्की का, एक अवसरों का एक मतलब एक आसमान खुला करे, उसके लिए उसको मतलब देखिए इन्होंने क्या किया था कि एक एंटाइटलमेंट का एक वादा किया उन्होंने, और जो भी किसी चीज का तो भी एंटाइटलमेंट, मतलब मुझे आश्चर्य लगता है कि कभी इन्होंने राइट टू स्माइल ऐसा दिया नहीं। ऐसा तो होता नहीं ना भैया। इससे तो होता है जरूरी कि आप ऐसी स्थिति निर्माण करो कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान बने। हमने वो किया है, हम एम्पावरमेंट पर ज्यादा बल देते हैं और इसलिए कुशलता विकास की, कौशल विकास का इन्होंने जिक्र किया। अभी हम जिस पद्धति से उसको ले रहे हैं, देखिए देश में 100 इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स बनेंगे जिसमें हम विदेशी भाषा, देखिए पूरे विश्व को भारत एक अपना जो मैन पावर है वो प्रोवाइड कर सकता है। इस दृष्टि से उसको क्रिएटिवली सोचने की जरूरत है। घीसी-पीटी पद्धति से अभी गवर्नेंस नहीं चल सकता। हमने कई तरीके के, अभी रेल बजट को मर्ज करना, ये तो एक अनपॉपुलर डिसीजन होगा, मगर हमने वो किया क्योंकि हमारे मन में हमारे इरादों के प्रति तनिक भी संदेह नहीं है। देखिए जो आमूलचूल परिवर्तन की बातें हैं, रेल बजट को समाहित किया जाना, बजट को एडवांस किया जाना फरवरी में, ताकि एक अवकाश प्राप्त हो कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाए सही तरीके से। और दूसरी बात, जो एक पुरानी पद्धति इनकी थी, एक मिनट में मैं समाप्त करता हूं, कि प्लान्ड और अनप्लान्ड, उसको समाप्त करते हुए हमने रेवेन्यू और कैपिटल इस तरीके का उसका विभाजन किया है। ये भी मैं मानता हूं कि लंबे समय के लिए इस देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बहुत ही कारगर परिवर्तन हमारी सरकार ने लाया है। हमारी सरकार केवल आजकल की दिन प्रतिदिन की सोच की नहीं, लंबे अरसे की सोच है, और इसलिए ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हमने लाए। जी, यहां मैं वेणु आपसे पूछना चाहता हूं कि ये सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस के पास शायद सीधा आलोचना करने के लिए कुछ नहीं है। डॉक्टर जोशी कुछ सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने भी जो कहा वो डैम स्क्वेप बोला इस बजट को। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जो दरअसल पारंपरिक रूप से कांग्रेस का एजेंडा था, वो एक तरह से इस बजट ने, इससे कुछ पहले के कदमों में भी बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है?
जो गांव, गरीब, ग्रामीण, रोजगार कांग्रेस का कोर था, उसको एड्रेस कर रहे हैं ये। अलग मैं दो बातें रखूंगा इस बजट में। सबसे पहली बात तो जो मनरेगा, ये एक एंटाइटलमेंट, लीगल लेजिस्लेटेड एंटाइटलमेंट प्रोग्राम है। ये कोई सरकार नहीं कह सकती कि हमने एहसान किया है। जो डिमांड नीचे से आती है पंचायतों से, उस हिसाब से आपको देना पड़ता है। ये एंटाइटलमेंट है। तो इस साल 47,000 करोड़ खर्चा हुआ है, अगले साल उन्होंने 47-48 रखा है, तो इसलिए ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये बजट से ये लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो जितना नीचे से डिमांड आएगी उतना देना पड़ेगा। इसमें कोई सरकार का कोई एहसान नहीं है कि हमने बढ़ा दिया है। दूसरी बात, मोदी सरकार, मेरा ये मानना है, जो आपके कई विशेषज्ञों ने बोला, मार्केट जो सुबह मार्केट के विशेषज्ञों ने बोला कि मोदी सरकार एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही है कि हम बहुत सोशल सेक्टर वो कर रहे हैं, मगर असली में वित्तीय घाटे को बिल्कुल कंट्रोल में रखे हुए और एक्चुअल एक्सपेंडिचर आप देखेंगे वो बड़ा नहीं है। और ये एक लंबे लंबे विजन के प्रोमिसेस दे रहे हैं। मानता हूं कि आइडियाज हैं और लंबे दायरे के आइडियाज हैं कि 2022 तक हाउसिंग होगा, तब ये होगा, आधार जो जनधन योजना में वो अभी तक पूरे आधार सीड नहीं हुए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, मगर अभी तक ऑन द ग्राउंड ये चीजें, अभी पैसे जाना शुरू नहीं हुआ। मेरी अपेक्षा ये थी कि डिमोनेटाइजेशन के बैकड्रॉप में एकदम से कुछ रिलीफ देना चाहिए था, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तौर पे या फार्म लोन वेवर के तौर पे। और आज आपके मार्केट विशेषज्ञ ने, आप सुबह आपके चैनल में वो उन्होंने बहुत रिलीफ व्यक्त किया कि ये सारी चीजें नहीं करी है, उसी वजह से मार्केट बढ़ा है। नहीं तो क्या एक बाइनरी में है, या तो आप फार्म लोन वेवर दे दीजिए या आप कुछ मैं बता, ये बाइनरी है। जो फाइनेंस कैपिटल है, आप विनय सहस्त्रबुद्धे से पूछिए, फाइनेंस कैपिटल, जो स्टॉक मार्केट का कैपिटल डज नॉट लाइक टू मच एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सेक्टर, जिससे वित्तीय घाटा बढ़े। तो आप इनसे पूछिए, वो फाइनेंस कैपिटल चाहता है कि इन सब चीजों को फंड करना। लेकिन ये भी फैक्ट है कि आपने 24% रूरल स्पेंड बढ़ाई है। योगेंद्र यादव जी का स्वागत हम करते हैं डिबेट में। योगेंद्र यादव जी, हर प्रकार से ये साफ हो गया है कि सरकार की प्राथमिकता, बजट को अगर हम देखें अपने आप में, सरकार की प्राथमिकता है किसान, गरीब और रूरल इंडिया। योगेंद्र यादव जी के पास हम आते हैं कुछ ही देर में, लेकिन विनय सहस्त्रबुद्धे एमके वेणु के पॉइंट को काउंटर करना चाहते हैं। विनय जी, 3.2% का फिस्कल डेफिसिट तो रखा, वो लक्ष्मण रेखा के ज्यादा पार नहीं गए, तो फिर कैसे कल्याण किया? देखिए, आप फिस्कल डेफिसिट बढ़ाने के आधार पर ही गरीब कल्याण को नापेंगे क्या? ये कौन सी तरीका है? देखिए, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखना कुल मिलाकर फाइनेंशियल डिसिप्लिन के प्रति हमारी जो एक कमिटमेंट है, और ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन का एक्ट भी तो हमारे अटल जी के सरकार के समय लाया गया था, तो इस विषय में हमारी प्रतिबद्धता है। बावजूद इसके हम गरीब कल्याण करेंगे, क्योंकि उस विषय की निटिग्रिटी में हम जाते हैं। देखिए, इन्होंने कहा मनरेगा के बारे में, बात बिल्कुल सही है, ये तो एंटाइटलमेंट है, मगर हमने उसको एम्पावरमेंट में तब्दील किया है, क्योंकि उस काम का उपयोग हमने खेती के लिए जोड़ा है, खेती के लिए, और जो कृषि संचयनी योजना है और कुल मिलाकर पानी का प्रबंधन है, उसको जोड़ा है। केवल गड्ढा खोदना और गड्ढा भरना, इस तरीके की जो एक तांत्रिकता उसमें जो थी, उससे हम कई गुना बाहर आ गए हैं। इसलिए मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और मैं मानता हूं कि गरीब कल्याण का, आपने कहा कि ये एजेंडा चुरा लिया, उनका एजेंडा था कब? उन्होंने तो गरीबी हटाओ की केवल बात की। हटाओ यानी यहां से हटाओ, वहां बिठाओ। हम तो गरीब कल्याण की बात करते हैं, हमारी प्रतिबद्धता है। हमने अंत्योदय, देखिए मुझे बताइए, अब तक कभी आपने ये सुना था? एक मिनट मैं योगेंद्र यादव के पास ये सवाल ले जाना चाहता हूँ। मैं सहस्त्रबुद्धे से पूछा, विनय जी एक बात बताइए, सबसे बड़ा मोदी जी का प्रोग्राम था हर खेत को पानी, और हर खेत को पानी के लिए कृषि वैज्ञानिक जो अर्थशास्त्री बताते हैं कि बताते हैं कि हर साल आपको कम से कम 70,000 करोड़ इरिगेशन के देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, और 5,000 करोड़ से ज्यादा नहीं दे रहे। तो आप बताइए, हर खेत में पानी इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं? मेरे हिसाब से नहीं हो रहा। ओके, एनीवे, योगेंद्र यादव जी के पास ये पॉइंट ले जाते हैं। योगेंद्र यादव जी के पास ये पॉइंट, मैं इसका जवाब दूंगा बाद में। जी, ओके। योगेंद्र यादव जी, स्वागत है आपका हमारी डिबेट में। अगर आप मेरी बात सुन सकते हैं, यहाँ पर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये बजट एक पॉलिटिकल पॉपुलिस्ट बजट माना जाएगा, जिसका पूरा फोकस कृषि पर है, गरीब पर है, किसान पर है?
मैं तो सुन के बहुत हैरान हो रहा हूं तमन्ना जी, पता नहीं स्टूडियो में कैसी बातें चलती रहती हैं। सरकार का पब्लिसिटी डिपार्टमेंट तो ऐसी चीजें कहता रहता है, सरकारों का काम होता है अपना प्रचार वगैरह करना। स्टूडियो में हम इस स्टूडियो में नॉट नेसेसरी की अच्छी बात हो। मैं तो आज किसान संसद में था, हमने एक एक आइटम को देखा है जी, हमने एक एक आइटम को देखा है, कृषि के और पुराने बजट से तुलना करके देखी है। ये तो बेहद निराशाजनक बजट है। मैंने तो किसी को कहा कि बीजेपी देश को कांग्रेस मुक्त करे या ना करे, ये किसान मुक्त करने की दिशा में बढ़ रही है। देखिए हकीकत क्या है, किसान के नाम पे बड़ी बड़ी बात हुई। इस बजट के अंदर कम से कम किसान को उम्मीद थी, और आज आपके ही प्रोग्राम में मैंने सुबह कहा कि मुझे उम्मीद है इस बजट में किसान के लिए कुछ, ना तो किसान की इनकम के बारे में कुछ, वही जुमला की दुगना कर देंगे। अरे भाई कौन करेगा, कैसे करेगा, कोई ब्लूप्रिंट तो बताओ, कुछ भी नहीं है। न ही किसान को कर्जा मुक्त करने के बारे में कुछ भी, वो 10 लाख रुपए की लोन की लिमिट है तो हर साल सरकार देती रहती है, बैंकों ने देना है, सरकार ने थोड़ी देना है। ना ही किसान के खर्चे लागत के बारे में कम करने की कोई भी बात, और ना ही किसान को आपदा से मुक्त करने के लिए कोई भी बड़ी चीज। ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खर्चा बढ़ा है, ये किसान की जेब में नहीं गया है, ये तो कंपनियों की जेब के अंदर गया है। और आप जो चर्चा कर रहे हैं मनरेगा का 10,000 करोड़ रुपए बढ़ना, मुख्य प्रधानमंत्री ने कहा, वित्त मंत्री ने कह जरूर दिया, मगर आप सब जानते हैं हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था। मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनरेगा में जो आप कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो, आपको इसे बदलना पड़ेगा, हमें बताओ कितना खर्चा कर रहे हो। तब सरकार ने जाके उसको बढ़ाया था 47,000 करोड़, वही का वही दोबारा दोहरा रही है। तो इसमें नई चीज है कहां, और कौन सी ऐसी बड़ी चीज है जिसको लेके नरेंद्र मोदी जी या जेटली जी वोटर के पास जाएंगे और कहेंगे हम आपके लिए लेके आए हैं। और वो किसान जिसने नोटबंदी को सहा, खुशी से सहा, नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करते हुए सहा, जो उम्मीद कर रहा था कि चलो पेन तो हो गया, अब कुछ गेन भी आएगा, कहां गया वो गेन? मुझे तो एक भी आइडिया दिख नहीं रहा इसके अंदर। और खाली मैं आलोचना के लिए आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं वाकई इस बजट से उम्मीद कर रहा था और वाकई कुछ नहीं मिला है किसान को इसमें। जी, तो युगेन जी जो आप कह रहे हैं इस पर हम आगे चर्चा को आगे बढ़ाएं। इससे पहले विनय सहस्त्रबुद्धे का इस पर जवाब लेना चाहिए, क्योंकि वो इससे पहले भी जवाब देना चाह रहे थे, जिसको बीच में रोकना पड़ा। विनय जी। नहीं, अभी योगेंद्र यादव जी ने तो एक नए ही आरोपों की बौछार लगा दी है, मगर मैं उनको बताना चाहता हूं कि हर समय आप, जैसे कई बार होता है ना कि हमारे कई पत्रकार मित्र बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करते हैं मगर लाइन नहीं पढ़ते, वैसे ही कुछ शायद आदरणीय योगेंद्र यादव जी का हो रहा है कि उन्होंने इसके निटी ग्रिटी में जाकर देखा ही नहीं वो बिग आइडिया कौन सी है, बिग आइडिया कौन सी है। अरे बिग आइडिया की जरूरत ही नहीं है। बिग आइडिया तो डिमोनेटाइजेशन, उसके पहले बाकी सारी बहुत सारी बिग आइडियाज हो गई। अभी नटबोल्ट की जरूरत है, और इसलिए फसल बीमा योजना, आप कहते कि वो कंपनियों को गया, ऐसे कैसे कंपनियों को जाएगा? वो पैसा किसान को जाएगा, क्योंकि फसल चक्र के हर किसी पायदान पर उसको जो सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए वो हमने दी है। आप ये नहीं मानेंगे कि अभी उसको जो हमारी और फर्टिलाइजर की आवश्यकता है उसके लिए जो हमने नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध कराया, तो किसान को कितनी राहत मिल गई उसके कारण। बहुत सारे उपाय इसके पहले भी हम कर चुके हैं, इसके आगे भी करेंगे। इस बजट में भी उसके कई प्रावधान यहाँ पर लिखे गए। सॉइल हेल्थ कार्ड, मुझे बताइए अब तक सॉइल हेल्थ कार्ड का कहां किस सरकार ने प्रचलन किया था? पूरे देश में अब किसान इसका लाभ उठा रहे। नए कृषि विज्ञान केंद्र हम बना रहे। तो छोटे छोटे कदम उठाते हुए किसान की जो जरूरतें हैं, आवश्यकता है, उसकी अगर हम चिंता करें तो बिग आइडिया जिसके पीछे कई हमारे विशेषज्ञ जाते रहते हैं, शायद उसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि किसान की आवश्यकता है आज जमीन से जुड़ी है। हम जमीनी हकीकत को पहचानते हैं, जमीनी हकीकत और अच्छा करने की कोशिश। जमीनी हकीकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि नोटबंदी के कारण जो उसके लाभ है आगे दिखेंगे, शायद दिखेंगे, वो अलग कहानी है। लेकिन नोटबंदी के कारण बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है, नौकरियां गई हैं। क्या उसे जनरेट करने के लिए काफी किया गया? और यहां मैं लाना चाहती हूं चर्चा में निरंजन हीरानंदानी जी को, क्योंकि हीरानंदानी जी, रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। क्या उसे किक स्टार्ट देने के लिए, पुश देने के लिए काफी कुछ किया गया है? मेरे अंदाज से ये क्षेत्र में काफी कुछ आया है। एक तो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस। हम 25 साल से कोशिश कर रहे थे कि ये सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे,
जहां हम टाउनशिप करते हैं तो हमें जो बैंक लोन्स वगैरह मिलते हैं वो 5 साल 7 साल के लिए मिलते हैं, लेकिन हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोड्स वगैरह वगैरह जो हम बनाते हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म फंडिंग होता है। तो हमको होटल को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिल रहा है, रोड्स को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिले, लेकिन इतने साल तक हमें हाउसिंग में नहीं मिला था, तो ये एक बहुत बड़ी बात रही। दूसरी बात, जो एरिया दिया है अफोर्डेबल हाउसिंग के, वो बहुत बड़ी बात है। 60 स्क्वायर मीटर्स जो कारपेट एरिया है वो बहुत ही रीजनेबल एरिया दिया हुआ है। नहीं, सवाल ये है सर, हाँ जी, कि जो स्लो डाउन हुआ था कंस्ट्रक्शन पेस में, जिसकी वजह से बहुत सारे जॉब्स लेबर सेक्शन में चले गए थे, क्या इस बजट के बाद वो पेस पिकअप होगा? पर एक ओवरनाइट कोई होने का संभव नहीं है। लेकिन कोई समय में जितनी भी आप आज की तारीख में देखें कि अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में, क्योंकि जमीनों के भाव इतने बढ़ गए हैं कि अब हमें अफोर्डेबल हाउसिंग करने का कोई इंसेंटिव नहीं था। आज की तारीख में घर के जो भाव बढ़ गए, रेडी रेकनर, सर्कल रेट सब जो बढ़ गए, टैक्सेस बढ़ गए, तो कोई भी ये अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रहे थे। तो आज की तारीख में ये परिवर्तन जरूर आ गया है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को इंसेंटिवाइज किया गया है, और ये इंसेंटिवाइज करने के कारण शायद ज्यादा लोग, ज्यादा डेवलपर्स, ज्यादा सेक्टर्स को इंसेंटिवाइज हो गया है अफोर्डेबल हाउसिंग करने के लिए। ये एक मेरे अंदाज से एक डायरेक्शन इंप्रूवमेंट हो गए हैं, और ये ओवरऑल जो मकसद है कि 2022 तक हम अफोर्डेबल हाउसिंग करेंगे, उसका डायरेक्शन की शुरुआत हुई है। मैं नहीं समझता हूं कि ओवरनाइट ये बात हो जाएगा, लेकिन एक शुरुआत हो गई। प्रमोद भसीन जी, जॉब्स के पर क्या किया है, ये अब बड़ा सवाल है, क्योंकि नौकरियां पैदा करनी थी, जो नौकरियां गई उसे कुछ हद तक वापस लाना था। हीरानंदानी जी कह रहे हैं कि रियल एस्टेट में ओवरनाइट वैसा किकस्टार्ट नहीं होगा। जो एमएसएमईज के लिए आपने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दी 25%, क्या वो काफी है? कहां से जॉब्स पैदा होने के लक्षण नजर आ रहे हैं इस बजट को एक इंडिकेटर मानते हुए? जी, इसी चीज में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट जरूर है इस बजट में, क्योंकि हमारी इच्छा थी कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट ज्यादातर और भी घटाएं, सारे स्लैब में, सिर्फ एमएसएमई में नहीं। और इन्वेस्टमेंट की बड़ी जरूरत है जी। आजकल ये एंटी ग्लोबलाइजेशन का एनवायरनमेंट बढ़ी जा रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप का इफेक्ट जो होएगा हमारे देश में काफी भारी हो सकता है, तो हमें किक स्टार्ट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट को। आजकल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा नहीं हो रही। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट के बजट ने कहा है कि वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त जरूरत है, और अगर उसकी स्पेंडिंग काफी बढ़ा देंगे और पब्लिक सेक्टर के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसमें हमें डिटेल में भी देखना पड़ेगा जी 2-3 चीजों को। एक जो डिटेल में उन्होंने कहा है कि भाई ये पीपीपी प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं होते, उसको कैसे आसानी से चलाया जाए, उसके बारे में भी बजट में जरूर फाइन प्रिंट में आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि वो ट्राई कर रहे हैं कि इसको आसानी करें। स्किलिंग में देखिए, स्किलिंग में काफी उन्होंने आगे ज्यादा पैसे लगा रहे हैं। कई जगह मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये इंटरनेशनल स्किलिंग सेंटर्स की क्या जरूरत है, लेकिन उन्होंने पढ़ा होगा, आई गेस, मुझे नहीं पता है उनके बारे में। लेकिन महिलाओं के लिए आउटकम बेस्ड स्किलिंग के लिए ये बड़ी अच्छी चीजें हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं जी, जॉब्स के लिए इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने की बहुत जरूरत है। हमें डिमोनेटाइजेशन का क्या असर है कि किसी को नहीं पता। आप इकोनॉमिक सर्वे भी देख लीजिए, वो भी अपने आप कह रहे हैं, आगे जाके पता चलेगा इकोनॉमिक सर्वे का असर क्या हुआ था। और इसी कारण अगर हम किक स्टार्ट या तो बजट में करें या 1-2 महीने के बाद इसका असर देख के करें, इसकी सख्त जरूरत है जी। क्योंकि आजकल हमें बहुत डेंजर है कि ग्लोबली कंट्रीज रिसेशन में जा सकती हैं। ये बहुत डेंजरस टाइम है, और इसके लिए हमें, मेरी तो इच्छा थी कि वो और कर सकते थे बजट में कि इंडस्ट्री को किक स्टार्ट करें। जी प्रमोद जी, आज बजट में भी इस बात का जिक्र है कि ग्लोबल माहौल ऐसा है कि जिसकी चिंता करनी चाहिए और हमें उस पर बहुत नजर रखनी चाहिए। अब मैं एक बार फिर चलता हूं डॉक्टर सीपी जोशी के पास। जोशी साहब, आपने सवाल उठाया, आपने कहा कि सरकार एक तरह से नोटबंदी के अपराध बोध से ग्रस्त लग रही है। बजट आपने देख लिया है, समझ लिया है, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश समेत जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, वहां इस बजट का क्या असर होगा? बीजेपी इससे कुछ फायदा उठा पाएगी या उसे नुकसान होगा? बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है।
वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह से हम यूपी को जीत लें। पर नोटबंदी का जो असर हुआ है, आपने खुद ने देखा है, इकोनॉमिक सर्वे में इसमें मेंशन ही नहीं किया। ये उन्हें मालूम ही नहीं कि तात्कालिक कितना नुकसान हुआ, आगे कितना नुकसान होगा। कोई भी सरकार जिसने इतना बड़ा बोल्ड फैसला किया, वो ये एसेस करने की स्थिति में नहीं है कि कितना लोगों को नुकसान हुआ। जीडीपी में इनफॉर्मल सेक्टर का कैप्चर नहीं होता है, और सबसे ज्यादा नुकसान इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों को हुआ है। कौन लोग हैं जो दिल्ली में आके काम कर रहे हैं? या तो उत्तर प्रदेश का आदमी है या बिहार का आदमी है। सबसे ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले आदमी कहाँ के? नॉर्दर्न इंडिया के हैं। सबसे ज्यादा नोटबंदी की तकलीफ किसी को हुई है तो उस आदमी को हुई है जो इन सेक्टर में काम कर रहा था, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। उसके लिए उन्होंने कोई रास्ता नहीं निकाला, लेकिन कोशिश की किसान के नाम पर। अब किसान के नाम पर आप बताइए, जब पहला बजट पेश किया था अरुण जेटली जी ने, तब लोगों की होप जनरेट की थी कि हम 10% जीडीपी करेंगे 5 साल में। अब 2.5 साल में जीडीपी का फिगर इनका खुद का इकोनॉमिक सर्वे बता रहा 6.75, IMF करा 6 पॉइंट समथिंग, और ये खुद कह रहे हैं अगले साल 6.75 के रेंज में जाकर होगा। इसका मतलब 5 साल के इनके टेन्योर में 10% जो जीडीपी का टारगेट मोदी जी ने रखा था सरकार में आने का, वो तो अचीव ही नहीं कर पाएंगे। और प्रति 1% जीडीपी के लॉस का मतलब 1.50 लाख करोड़ रुपए का देश में नुकसान हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये बातें करना सरल है, लेकिन कोई भी सेक्टर को रिवाइव करना, इंडस्ट्री लगाना, इंसेंटिव देना, उसमें तो टाइम लगता है। तो ये जॉब कब क्रिएट होंगे? 2.5 साल हो गए, 2 करोड़ के हिसाब से आज की डेट में जॉब क्रिएट हो जाने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी आशा जगाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे यूपी में उनकी डूबती हुई नाव बच जाए। पर जनता जानती है और जनता इसका फैसला आपको अभी यूपी के चुनाव में दे देगी। नहीं तो डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे, क्या नौकरियां पैदा करने के जो अवसर थे वो कुछ छूटे हैं इस बजट में? ध्यान रहा सिर्फ मनरेगा का कि तुरंत एक क्विक फिक्स कि ज्यादा से ज्यादा कम से कम गणित में दिखे कि काम बढ़ रहा है? देखिए, मैं मानता हूं कि रोजगार सृजन का रास्ता उद्योग विकास से जाता है, और उद्योग विकास के लिए भारी मात्रा में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमने रास्ते यहां पर और अधिक चौड़े कर दिए हैं। जैसे कि आपको पता है FIP भी है और बाकी भी, और आंकड़े भी ये बता रहे हैं कि एक निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में भारत उभर कर आ रहा है। तो थोड़ा समय लगेगा, मगर साथ ही साथ जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तब हमारे यहाँ एम्प्लॉयबल लोगों की संख्या बढ़े, इस दृष्टि से स्किल डेवलपमेंट पर बल दिया है। रूरल एरिया में भी हम स्किल डेवलपमेंट ले जा रहे हैं। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में इस तरीके से परिवर्तन करेंगे कि महिलाओं को ज्यादा रोजगार उपलब्ध होगा। तो इस सारी व्यवस्थाओं के आधार पर आगे चलकर निश्चित रूप में अब तक जितनी आवश्यक मात्रा में होना जरूरी था शायद नहीं हुआ होगा, मगर आगे चलकर जरूर इसके लिए हमें बहुत चौड़े रास्ते बना रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि उद्योगों को जब चालना मिलेगी, जिस पद्धति से MSME के बारे में आपने जिक्र किया है और जिस पद्धति से हम इनफॉर्मल सेक्टर की भी मैं बात करूंगा कि वहां पर भी ये जो मुद्रा है, बाकी सारी जो योजना है, उसके आधार पर ये रोजगार आज केवल सरकारी आस्थापनाओं में रोजगार नहीं दिया जा सकता। तो एंटरप्रेन्योरशिप का एक कल्चर बढ़ाने की दिशा में हम शुरू से कोशिश कर रहे हैं। इसको हमने इस बजट में और अधिक गति दी है, जैसे कि आपको ध्यान में आएगा। विनय जी, ये सुन के अच्छा लग रहा है कि वर्षों स्वदेशी की वकालत करने वाली पार्टी आज विदेशी निवेश के भरोसे रोजगार बढ़ाने की बात कर रही है। वेणु, आप इसका पॉलिटिकल नैरेटिव क्या देख रहे हैं? हम दरअसल जो संदेश है वो क्या है और किसको एड्रेस कर रहा है? मैं बार बार वहां आ रहा हूं, लेकिन आना पड़ रहा है क्योंकि हम जब स्टूडियो से बाहर निकलते हैं तो चर्चा यही हो रही है कि चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, मैं एक आपके सामने एक पॉलिटिकल, इस बजट से एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज एक और आ रहा है जो मुझे थोड़ा चिंताजनक लग रहा है। और ये विनय सहस्त्रबुद्धे और इनके संघ परिवार ने इसके बारे में पहले बहुत टिप्पणी करी है, आजकल ये दूसरी बात कह रहे हैं। संघ परिवार हमेशा ये मानता था कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो हिंदुस्तान में एक तरह से कुशन है। उसकी जब 2008 में जब बड़ी मंदी आई थी तो उन्होंने कहा कि इनफॉर्मल सेक्टर ने हमें बचा लिया। जो एक ऑनेस्ट कैश इकोनॉमी है, जो वो उसको आज क्या किया जा रहा है कि उसको फोर्स किया जा रहा है कि आप फॉर्मल में घुसे और उसको किसी तरह एक कोर्सिव मेथड से, मुझे लगता है कि जिस स्पीड से ये किया जा रहा है इससे इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में और असर होगा और इनकी बिजनेसेस जो अभी ठप हुई है वो खड़ी नहीं हो पाएगी। उस पर ज्यादा आंकलन नहीं हुआ है, ना बीजेपी ने किया ना संघ परिवार कर रही है। केवल हमें बताया जा रहा है कि एक बड़ा सा डिजिटाइज एक ग्लोबल इकोनॉमी इंडिया बनने जा रहा है।
मगर वो इनफॉर्मल सेक्टर की जो चोट लगी है उसका मेरे ख्याल से अभी तक पूरा आंकलन नहीं हुआ है। ये इनको भारी पड़ेगा आगे जाकर। नहीं, लेकिन जिस पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात की जा रही थी और आपका मत था आलोक जी, आप भी कह रहे थे कि यूपी में ये क्या बोलेंगे। मेरे हिसाब से एक जो बड़ा संदेश है उत्तर प्रदेश के लिए ये है कि देखिए हमने पॉलिटिकल फंडिंग पर किस तरह से रोक लगा ली। 2000 रुपए से ज्यादा कोई भी आप फंड करेंगे तो आपको चेक से देना होगा। आप देखिए कि किस तरह से भ्रष्टाचार को खत्म करने की तरफ बढ़ रही है सरकार, और ये सबसे बड़ा मैसेज है जो ये ले जाएंगे। वो इशू नहीं है। इशू ये है कि 2000 रुपए जो दे रहा है वो अपना नाम दे रहा है, आधार कार्ड दे रहा है कि नहीं, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। पहले जो 20,000 दे रहा था उसका भी कोई सोर्स नहीं पता था, 2000 दे रहा उसका भी नहीं पता था। आप 1 रुपए कर लो, पता नहीं कहाँ मेरे को 100 करोड़ मिला, मैं उसको 1-1 रुपए में स्प्लिट कर देता हूँ, पता नहीं कहाँ से आया। इनफैक्ट बीजू जनता दल के एमपी जय पांडा जी हमारे साथ जुड़े हैं और ये बहुत समय से इस बात की वकालत करते आए हैं कि पॉलिटिकल फंडिंग में इस तरह की पारदर्शिता आनी चाहिए। जय पांडा जी, स्वागत है आपका हमारे पैनल में। हमारे एक पैनलिस्ट ने अभी कहा कि 2000 रुपए तक की जो सीमा कर दी है कि इसके ऊपर आपको चेक से देना होगा, इससे भी इतना फायदा नहीं होगा क्योंकि 2000 रुपए भी जो देगा वो अभी भी अनोनिमस डोनेशन, यानी बिना अपना नाम पता बताए पैसे दे सकता है। नहीं, फायदा तो जरूर होगा और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने इसकी जिक्र किए हैं कुछ हफ्ते पहले। मैं ये कहूंगा कि ये बिल्कुल एलिमिनेट नहीं करेगा क्योंकि ये भी एनोनिमस है। लेकिन जब कैप था 20,000 रुपए का डोनेशन एनोनिमस हो सकता था और अब जब 2000 हो गया तो 10 गुने ज्यादा डोनर्स उनको इंडिकेट करना पड़ेगा, जो इतना आसान नहीं। अगर आप एक पॉलिटिकल रैली भी लो वहां मुश्किल हो जाएगा। प्लीज लेट मी फिनिश। तो मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल एलिमिनेट नहीं करेगा, लेकिन इट मेक्स इट मच हार्डर क्योंकि 10 गुना ज्यादा आपको संख्या दिखाना पड़ेगा कि कितने डोनर्स हैं और ये इतना आसान नहीं होगा। तो मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है जिसको इलेक्शन कमीशन ने 1 महीने पहले एक व्हाइट पेपर इशू किया था, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। ये एक कदम है, आगे बहुत कुछ कदम उठाने चाहिए। मैं जिक्र किया हूं कि स्टेट फंडिंग होना चाहिए और स्टेट फंडिंग का एम्फेसिस होना चाहिए कि जो टैक्स पेड सोर्सेज से छोटे डोनेशंस हैं उनको ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए। ऐसे बहुत कुछ और कदम उठाना चाहिए जी। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपने जो पर्दा दे रखा है डोनेशन को, क्या ये भी सही है? इस बजट में जो सबसे इंटरेस्टिंग और नायाब कह सकते हैं आप प्रपोजल है इलेक्टोरल बॉन्ड की, यानी इलेक्शन फंड करने की भी एक बॉन्ड होगी। और इस पर सीपी जोशी जी, आपकी पार्टी की क्या राय है? एक तो जो ये कैप लगा दी है 2000 रुपए की, इससे कितनी पारदर्शिता आएगी? क्या काला धन जो इलेक्शन फंडिंग में और पार्टियों को फंड करने में जा रहा था वो खत्म होगा? क्योंकि आपकी पार्टी, बीजेपी, हर पार्टी का अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि आपके कई सारे फंड कहां से आते हैं जनता को पता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस तरह की है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने गई। आज स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी कोई भी इलेक्टोरल रिफॉर्म जिसमें ट्रांसपेरेंसी होती है उसके हम पक्ष में हैं, लेकिन आज ये बताने की आवश्यकता है कि जो पार्टी बूथ के वोट को इकट्ठा करने के लिए विरोध कर रही है, वो पार्टी कह रही है कि हम इलेक्टोरल डोनेशन के संबंध में जो व्यवस्था होगी उससे ट्रांसपेरेंसी आएंगी। मैं समझता हूं कि ये अप्रोच ठीक नहीं है। आवश्यकता इस बात की है हर राजनीतिक पार्टी के साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए और ये इसको किस तरह का इलेक्शन पार्टी का फंडिंग हो ये चिंता का विषय है, उसमें कदम उठाने जाने चाहिए। लेकिन एक पार्टी जो सत्ता में आने के लिए जिस तरह के उन्होंने इंडस्ट्रीज का उपयोग लिया और आज वो कह रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी लेना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि ये एक जो उनका है उनकी बड़ा अंतर है। जो आज उन्होंने किया है, जो आज उन्होंने क्या आप उनका स्वागत नहीं करते हैं कि 2000 रुपए से ज्यादा कोई पैसा देता है तो बताना पड़ेगा नाम पता? नहीं, हम बिल का पूर्ण स्वागत करते हैं, लेकिन जो 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने जा रही है वो बताएं कि पिछले 2014 के चुनाव में किस किस इंडस्ट्री से कितना पैसा लिया, क्या उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के आधार पर काम किया? मैं समझता हूँ इस पर सारी पार्टियों को चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने पर इस पर निर्णय करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हर उस कदम का स्वागत करेगी जिसमें इलेक्शन फंडिंग के सामने ट्रांसपेरेंसी है। जी, डॉक्टर जोशी इस कदम का स्वागत कर रहे हैं लेकिन बीजेपी से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, मेरा आपसे एक सवाल है और मैं वो ये सवाल किसी
अर्थशास्त्री के तौर पे नहीं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे आपके सामने रख रहा हूं। इसके बाद हमें एक ब्रेक में जाना है। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां जो हमारे देश में राजनीतिक परंपरा है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टी जनाधार से चलती है। जनाधार कई बार मेंबरशिप होती है और कई बार छोटे छोटे चंदे देकर लोग अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। तो एक परंपरा रही है। कांग्रेस में 54 छाप मेंबर होते थे। क्या उस परंपरा को किसी तरह जिंदा रखने की जरूरत लगती है आपको जनाधार बढ़ाने के लिए, या इतना ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए कि हर चीज हम क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके करने लगें? नहीं, बिल्कुल मेंबरशिप ये तो पार्टी का मुख्य संगठनात्मक आधार होता है और हमारी पार्टी तो इसमें बहुत यकीन बहुत शुरू से करके आई है और इसलिए तो हमने मेंबरशिप कैंपेन हर 3 साल के बाद, हर 6 साल में हम करते हैं। अभी 2 साल पहले हमने किया और विश्व में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट हमारी पार्टी में हुई, हम सब जानते हैं। और जहां तक चुनाव सुधारों की बात है, हमारी पार्टी बहुत पहले से इसकी पक्षधर है। 89 में आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारा नेतृत्व कर रहे थे। उसी समय हमने आजीवन सहायता निधि बनाते हुए पार्टी के चुनाव प्रबंधन के लिए एक कोष बनाने की परंपरा शुरू की। आज भी उसी कोष पर हम बहुत अधिक मात्रा में निर्भर रहते हैं। इसलिए हमारी पार्टी में इस विषय में बहुत पहले से सोच बनी हुई है। हम पूर्ण तरीके से पारदर्शी और जवाबदेही मतलब एक रचना बनाते हुए चुनाव प्रबंधन का और चुनाव की वित्तीय प्रबंधन का काम करें। इसकी पूर्णतया हम उसके बिल्कुल। लेकिन ये एडीआर के फिगर मैं बताना चाहती हूँ ब्रेक में जाते जाते कि पिछले 11 साल में पॉलिटिकल पार्टियों के पास 7,500 करोड़ से ज्यादा धन ऐसा आया है जिसके स्रोत का कोई अता पता नहीं है। इसमें 83% कांग्रेस का धन है जिसका सोर्स पता नहीं है, 65% बीजेपी का सोर्स है। अब के बाद 2,000 रुपए से ज्यादा में सोर्स तो बताना होगा, लेकिन एक ऐसा भी प्रावधान है जिससे जनता को पता ना चले कि किसने वो धन दिया है। क्या ये सही है या गलत? इस पर हम आएंगे ब्रेक के बाद। बजट 2017 को हम एनालाइज कर रहे हैं। आज सीएनबीसी आवाज पर हम पूछ रहे हैं कि बोल्ड है या बैलेंस्ड है। एक बड़ा जो प्रावधान है कि राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिलता है, उनको जो फंड मिलते हैं, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। 2,000 रुपए से ज्यादा चंदा अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी को दिया जाएगा तो उसे चेक या डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए देना पड़ेगा, यानी देने वाले का नाम पता होगा। लेकिन एक ऐसा भी प्रावधान कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर दे सकते हैं पार्टी को। और हीरानंदानी जी, आपसे ये मेरा सवाल है, ये इसलिए किया गया क्योंकि कुछ लोग बताना नहीं चाहते कि वो किस पार्टी को दे रहे हैं, और उस कुछ लोग में कई सारे कॉर्पोरेट्स हैं। आपके पास भी ये डिमांड्स अलग अलग पार्टियों से आते होंगे। क्यों आपको एज एन कॉर्पोरेट सेक्टर को वो कवच मिलना चाहिए? वो प्रॉब्लम क्या होता था कि एक पार्टी को आपने पैसे दिए और वो दूसरे को पता पड़ गया तो वो यू आर टारगेटेड ऑलमोस्ट बाय द अदर पार्टीज एंड ऑपोजिशन पीपल। तो मेरे अंदाज से ये कॉर्पोरेट लोग भी पूछ रहे थे कि भाई ये एटलीस्ट शुड बी केप्ट हिडन। बट मोर देन एनीथिंग एल्स के जो है कि ये जो ऑफिशियल दिखा रहे हैं वो तो इट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। रियलिटी में जो इलेक्शन फंडिंग और पॉलिटिकल फंडिंग है, द बॉटम ऑफ द पिरामिड इज मच मच बिगर। तो आप ये 7,000 करोड़ की जो बात की है, दैट इज अ वेरी स्मॉल फिगर। द अमाउंट ऑफ फिगर इन द अनऑफिशियल अमाउंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ब्यूरोक्रेसी इज मच मोर, 10 times more. So I don't know about the number, but certainly it is a much bigger figure. तो मेरे अंदाज से इसको how the overall funding in terms of elections should come down is something which is very very essential to do, because if you're saying black money generation is taking place, one of the biggest areas is political funding. और इसलिए विनय जी, क्यों ये कवच दिया जा रहा है? क्या जनता को ये जानने का हक नहीं है कि कौन किस पार्टी को कितना चंदा दे रहा है? क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि क्या उस चंदे के एवज में कोई फेवर्स मिल रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसको कवच के रूप में देखा जाना चाहिए। ये एक दृष्टि से एक ऐसा प्रावधान है कि जिसमें आप
आपको ऑप्शन उपलब्ध है, आप सीधे भी चेक दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते आप तो इस पद्धति से दे दीजिए। तो एक ऑप्शन उपलब्ध कराना, जब तक हम स्टेट फंडिंग की बात जो माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और इसके पहले भी इसके बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है, मगर दुर्भाग्यवश इसमें आम सहमति बनाने के लिए बहुत समय लगेगा, और इस विषय में इसके पहले किसी ने पहल भी नहीं की थी। तो ऐसी स्थिति में अगर कुछ काल तक यही समस्या और यही स्थिति रहने वाली है, तो लोगों को एक ऑप्शन मिले, इसलिए यह एक ऑप्शन दिया गया है। इसको उस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि ये चीजों को ढकने की या एक मतलब ट्रांसपेरेंसी के विपरीत कोई एक वस्तु स्थिति है। और इस तरीके से अगर बॉन्ड भी खरीदोगे तो उसका नाम पता तो कहीं न कहीं आ ही जाएगा। ऐसा थोड़ा ही होता है कि नाम पता नहीं आएगा। इतना ही है कि चेक देने के जी विनय जी, इसका ब्यौरा तो निकलेगा, लोगों को पता चलेगा कि ये बॉन्ड कैसे चलेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है जो अभी वेणु ने कहा, हिरानंदानी साहब ने कहा कि बहुत बड़ा एक पैरेलल है, इसका ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इससे बहुत बड़ी रकम है। और दूसरा सवाल ये है कि आप क्योंकि शुचिता की राजनीति की बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं, आपने एक कदम उठा लिया, इतनी हिम्मत की है, इसके आगे बढ़कर पार्टियां खुद को आरटीआई के लिए क्यों नहीं खोल रही हैं? और आप अपनी बैलेंस शीट, अपने आमदनी और खर्चे का हिसाब जैसे लिस्टेड कंपनियों को रखना पड़ता है, ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां अपना हिसाब जनता के सामने रखें। क्या ये पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो अभी हम चुनाव आयोग को देते ही है, और आरटीआई के जरिए जो चुनाव आयोग को मांगता है उसको मिल भी जाता है। और इस बजट में भी ये प्रावधान है कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव टू फाइल इट्स रिटर्न विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो इससे ट्रांसपेरेंसी के विपरीत कुछ करने की हमारी मंशा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के आधार पर सारे काम करना चाहते हैं, और इसमें हमारे मन में तनिक संदेह नहीं है कि ये इसी पद्धति से होना चाहिए। जी जय पांडा जी, इस पॉइंट पर कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जरूरत इसलिए पड़ी, जो समझाया गया स्पीच में भी, क्योंकि कुछ लोगों को ये बताना नहीं है, डिस्क्लोज नहीं करना है कि वो किसको कितना चंदा दे रहे हैं। क्या वो पारदर्शिता के बेसिक प्रेमिस कंडीशन के ही खिलाफ है, विपरीत है? देखिए, इसका डिटेल्स आने पर मैं स्टडी करना पड़ेगा और फिर मैं बाद में ज्यादा बता सकता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मुद्दा पर तू मैं नहीं होना चाहिए पार्टियों के बिटवीन द पार्टीज, क्योंकि हमाम में सब पार्टियां नंगे हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो आप आंकड़े दे रहे थे कि पार्टी 70%, 80%, 90% फंड्स ऐसे लेते हैं जिनका कोई अता पता नहीं है वो कहां से आता है। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये लीगल है। आज का कानून जो है, आज के कानून के मुताबिक 20,000 से कम डोनेशन वो नहीं डिक्लेयर करना है, ये कानून है। तो कानून को बदलना चाहिए, जो अभी 2000 से कुछ मेरे ख्याल में कुछ फर्क पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात जो आप बॉन्ड के बारे बोलें, इसका डिटेल्स आने तक मैं इंतजार करूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सबसे बड़ा इशू ये है कि द लेजिटिमेसी ऑफ द फंड्स, ये पैसा आता कहां से। और अगर बॉन्ड के हिसाब से दिया जाए तो एक केवाईसी नॉर्म होगा जो बैंकों के होते हैं, नो योर कस्टमर। तो उसका मतलब यह है कि जो भी बॉन्ड खरीदेगा वो टैक्स पेड सोर्सेज से खरीदेगा। तो सबसे बड़ा ये एक डेवलपमेंट होगा कि जो पैसा आएगा सिस्टम में वो इलिसिट मनी नहीं है, टेररिज्म का पैसा नहीं है, ड्रग्स का पैसा नहीं है, और वो ब्लैक मनी नहीं है। तो उसके बाद जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो सही है कि कितना ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, लेकिन अदर साइड ऑफ द कॉइन, लेकिन कौन दे रहा है? क्योंकि जो कॉर्पोरेट और पॉलिटिक्स के बीच में जो रिश्ता है वो भी तो एक बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल उस पर मैं और भी मुझे बताने दीजिए। तो मैं मानता हूं कि ये एक वन इशू इट सॉल्व्स की लेजिटिमेसी ऑफ द फंड्स, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा है कि जो द कनेक्शन बिटवीन कॉर्पोरेट्स एंड पार्टीज, इस पर और भी कुछ कदम लेना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ऑडिट होना चाहिए पार्टीज का, ये अब वॉलंटरी है और इलेक्शन कमीशन का पावर नहीं है एनफोर्स करने के लिए। इसमें हमें बदलाव लाना चाहिए, और इसमें हमें बदलाव लाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी ये पावर देना चाहिए कि पार्टीज को और कैंडिडेट्स को वो पनिशमेंट दे सकें, पेनल्टी दे सकें। तो ऐसे बहुत सारे। और मैं जय पांडा की बात से मैं सहमत हूं। एक बड़ी बात यह है तमन्ना, जो आप कह रही थी, जैसे जय पांडा भी बोल रहे हैं कि
कॉर्पोरेट्स और पॉलिटिकल पार्टी की डायरेक्ट डीलिंग नहीं होनी चाहिए। दिस फंड शुड बी एडमिनिस्टर्ड, इलेक्शन कमीशन को एडमिनिस्टर करना चाहिए, और उसमें स्टेट फंडिंग भी थोड़ी हो सकती है। थोड़ा कॉर्पोरेट्स जो देना चाहे वो सीधे इलेक्शन कमीशन को दे सकते हैं, मगर डायरेक्ट डीलिंग नहीं होना चाहिए। तो क्विड प्रो को जो होता है वो डायरेक्ट डीलिंग से ही पैदा होता है। डायरेक्ट डीलिंग से जो खतरा होता है वो यही है कि जो आदमी किसी को चंदा दे रहा है, कई बार वो वॉलंटरी होता है, इच्छा से होता है, लेकिन बहुत बार या तो कुछ काम करवाने के लिए होता है या किसी दबाव में होता है। प्रमोद भसीन जी, आपको क्या लगता है कोई आदमी काले धन में, ब्लैक मनी में किसी को पैसा क्यों दे रहा होगा? जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, जैसे जय पांडे जी ने कहा, दो सवाल उठ रहे हैं यहाँ। पहला सवाल तो ये था ब्लैक मनी की कहां जा रहा है और कैसे इस्तेमाल हो रहा है, और इसके बारे में मैं तो कहता हूं ये बहुत अच्छी बात की है जो उन्होंने 2000 रुपए पे, 20,000 से 2000 रुपए पे ले आए हैं, और इसके नीचे लोग अगर एनोनिमसली देना चाहते हैं तो ये इसको डिस्गाइज करना बहुत मुश्किल होगा। अगला सवाल आप जो पूछ रहे हैं कि भाई लोग पैसे क्यों दें पॉलिटिकल पार्टी को, जी काफी चीजों के लिए दे सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे चाहिए, सही एमपी को खड़ा करना चाहिए। देखिए, अगर आप कोई नए एमपी को खड़ा करना चाहते हैं, मैं अगर कॉर्पोरेट कंपनी चला रहा हूं, अगर मुझे कोई एमपी पसंद आया जो मैं सोचता हूं बड़ा सीरियस आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है, और उनको मैं सपोर्ट करना चाहता हूं पार्टी के थ्रू, वो कैसे करें हम? नहीं तो आप करें, लेकिन आप बताएं ना, आप करें लेकिन आप बताएं, खुलकर बताएं। जी, और जी, सो मैं यही कहना चाहता था। इसका दूसरा भी राज है जी, कंपनीज एक्ट में आप कह सकते हैं कि कंपनीज को जो भी पॉलिटिकल डोनेशन देंगे उसको डिस्क्लोज करना चाहिए आपको बैलेंस शीट में। अगर किसी को ज्यादा पारदर्शिता की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि ज्यादा पारदर्शिता की डिमांड आम जनता से हो रही है। 3 लाख रुपए के ऊपर अब आप कैश की कोई डीलिंग नहीं कर सकते, आपको हर ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ेगा, और ये अच्छा है अगर आपको साफ करना है सिस्टम, लेकिन इस सिस्टम में सब हिस्सा ले, ये भी एक बड़ी मांग है। अब समय समाप्त हुआ है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे इस बड़े डिबेट में जुड़ने के लिए। नमस्कार। नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग। कुछ थे पहले के तरीके तो कुछ हैं आज के रंग ढंग। रोशनी आके अंधेरों से जो टकराई है, काले धन को भी बदलना पड़ा आज अपना रंग। मैडम, ये डिमोनेटाइजेशन का भी असर है कि पर्सनल इनकम टैक्स लोगों को ज्यादा डिस्क्लोज करना पड़ रहा है। 34.8% इंक्रीज इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ।